नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मिशन 2023 पर मंथन। जो जिस तरीके से चुनाव के अब 2 साल बचे हैं, इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस तमाम दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक लगातार बैठक का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से फीडबैक लेना शुरू हुआ है। तो जिस तरह के उपचुनाव का जो परिणाम आए, बीजेपी का वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसका है, इसको लेकर चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। चर्चा करेंगे, पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। दोनों के मंथनों में बहुत काफी अंतर है। भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए मंथन कर रही है। वो भयभीत 2023 और 2024 लेकर, और हमारा मंथन प्रदेश के व्यापक हितों में, प्रदेश के विकास के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, एससी वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए और इस नाकारा सरकार को बदलने के लिए हो रहा है। तो दोनों में मते के नहीं है, अंतर है। तो अब आप उसका अर्थ लगाइए कि कौन का मंथन सकारात्मक है, कौन का मंथन प्रदेश के व्यापक हितों में। कांग्रेस शायद जो शब्द उनको अपने बारे में कहना चाहिए था। कांग्रेस इस समय डूबता जहाज हो गया है, और किस तरह से उनकी अभी रायबरेली से जो विधायक हैं सुश्री अदिति सिंह जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, जहाँ से कि श्रीमती सोनिया गांधी जी लोकसभा की सांसद हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकसभा क्षेत्र की विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। इससे लगता है कि डूबता जहाज कौन सा है और कौन अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन जनता जनार्दन की सेवा में लगी रहती है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दल राजनीतिक रूप से सक्रियता बढ़ाए हुए हैं। लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश में दिग्विजय सिंह की जनजागरण यात्रा हो, चाहे कांग्रेस का अंदर जो कार्यक्रम है, आदिवासी लुभाने की योजना हो, चाहे बीजेपी की बात करें तो वहाँ पर बैठक शुरू हो चुका है। चर्चा करते हैं, मेहमान साथ जुड़े, फिर परिचय करा दें आपका। बीजेपी से जो है गीत जी स्वागत है आपका, और कांग्रेस है राम पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट पंकज गुप्ता जी, पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गीत जी, आखिर इस तरीके से लगातार सरगर्मी बढ़ गई, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो क्या लगता है आपको 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या, जिस तरीके एकदम से एकाएक आपने बैठक शुरू कर दी है? हाँ गीत जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि शायद आपको माइक म्यूट है। जी अब जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में बैठकें का जो होना है वो निरंतर जारी रहता है, चाहे वो चुनाव की बैठक हो, चाहे वो जनता की विकास की बैठक में। और फिलहाल की बैठकें चल रही हैं, वो हम आगे और बेहतर कार्य किस प्रकार कर सकते हैं, जनता का विकास किस प्रकार हो सकता है जिससे जीडीपी बढ़ पाए। अभी लगभग 2000 इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में लगने वाली हैं। तो इस प्रकार से मंथन जो है निरंतर चलते रहते हैं। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र से हमें कर्जा ना लेना पड़े, कृषि को हम लाभ का धंधा कैसे बनाएंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड फसल खरीदे मध्य प्रदेश में हुई है, तो ये एक रोजगार का साधन जिससे जनरेट हो पाए। इंडस्ट्रीज आएंगी, वो भी आत्मनिर्भर करने में एक बड़ा योगदान देंगी। अपराधियों की जो है वो कैसे संपत्ति जो है, जिस प्रकार से भी आपने एक नई प्रक्रिया देखी है कि तोड़ी जा रही है, उससे अपराधों की जो गति है उसको काफी विराम लगा है। हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी नई कमिश्नर प्रणाली भी लागू करने के लिए जो है पहल की है। इस प्रकार की चीजों पर मंथन चल देख सकते हैं कि जी, बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वे खुद शिकायतें कर रहे हैं, सुनवाई कहीं नहीं होती, अफसर सुनते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं है, जो काम थे काम नहीं हो पा रहे हैं। अब विधायक संजय पाठक खुद इस बात को कहते हैं कि ये विकास कार्य से चुनाव नहीं जीते जाते। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निरंतर जीत के आ रही है। इसका मतलब ये तो बहुत साफ है कि जनता और पार्टी और सरकार के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अगर कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है भी तो मंथन होता ही इसलिए है कि उस समस्या को दूर किया जाए। तो इन्हीं समीक्षा बैठकों से, इन्हीं मंथन वाली बैठकों से इस प्रकार की अगर कहीं कोई ऐसी विषय है कि कहीं जनता के बीच या सरकार के बीच या पार्टी के बीच कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो उसको सामंजस्य को बैठवाए किस प्रकार जाए, किस प्रकार से जनता के विकास के लिए और कार्य किए जाए ताकि प्रदेश का विकास हो सके, यहाँ की आम जन का विकास हो सके, प्रत्येक वर्ग का विकास हो सके, किसी भी प्रत्येक वर्ग में से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रह जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी बैठकों का दौर जारी है। और जहां तक के आपने किसी नाराजगी की या किसी चिंता की बात करी, भारतीय जनता पार्टी की प्रति ना किसी जनता की नाराजगी है, ना ही सरकार की कहीं नाराजगी है। हाँ, छोटी मोटी सामंजस्य बनाने के लिए बैठकें आवश्यक रहती हैं, जो कि एक निरंतर दौर है और ये होती रहेंगी आगे। ठीक है।
राम पांडे जी, पहले पिछड़ा वर्ग, फिर अब आदिवासी वर्ग, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार की जा रही है, किस ऊपर देखते हैं आप? मध्य प्रदेश की जनसंख्या है करीब 7.5 करोड़। ठीक है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा अंतर है कि कांग्रेस जब सोचती है तो 7.5 करोड़ लोगों के बारे में सोचती है। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि एक वर्ग जब जेब में आ गया है तो दूसरे वर्ग के लिए काम करो। जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि ब्राह्मण बनिए हमारी जेब में है, मतलब अभी तक ब्राह्मण बनियों के लिए काम किया था, अब वो हमारी जेब में है, अब हम उनको कितना भी प्रताड़ित करें वो कहीं नहीं जाएंगे, अब हम दूसरे वर्गों पर हम काम करें। लेकिन कांग्रेस का तो यह है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ संगठन को मजबूत करना और आगे बढ़ना। हर संगठन में 2 तरीके से काम होता है, सकारात्मक तरीके से और नकारात्मक तरीके से। सकारात्मक ये होता है कि अपने आप को मजबूत करना, और नकारात्मक ये होता है कि विपक्ष के नेताओं की इमेज को खराब करना, विपक्ष के संगठन को गालियां देना, विपक्ष के संगठन की जबरदस्ती कमियां निकालना, अपनी कमियों को दूर नहीं करना। तो हमारी पार्टी हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे चलती है, और अभी भी हमारा मेन बात यह है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे जनता को क्या फायदा हो रहा है। अभी हम सरकार में नहीं है, लेकिन जनता जो है महंगाई और रोजगार, व्यापार, इन समस्याओं से त्रस्त है। लेकिन हम सरकार में नहीं है तो हमारा दायित्व बनता है कि जनता को इन समस्याओं से कैसे भी निजात मिले। तो हमारे जितने भी संगठन है, कांग्रेस पार्टी हो, महिला कांग्रेस हो, किसान कांग्रेस हो, NSUI कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, अनुसूचित जाति कांग्रेस हो, जितने भी हमारे संगठन हैं, सब रैलियां निकाल रहे हैं, महंगाई के लिए कम करने के लिए धरना दे रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं 50 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया था, उसमें से 5 रुपए कम किए। यदि कांग्रेस ये आंदोलन लगातार नहीं कर रही होती तो ये पेट्रोल अभी तक 200 के ऊपर पार कर गया होता। ऐसे ही बहुत ज्यादा रोजगार की समस्या है, तो रोजगार के लिए हम रोज आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रदेश के लिए 2 मेन चीज हैं, रोजगार, व्यापार। यदि रोजगार और व्यापार पर फोकस कर लिया तो बहुत सारी स्थितियां बदली जा सकती है। दूसरा, हमारे जो कमलनाथ जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत योग्य है, अनुभवी है, उनकी मैनेजमेंट क्षमता जबरदस्त है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक उनके प्रति हमेशा दहशत रहती है कि उनको कैसे भी न कैसे टारगेट किया जाए। जब वो दिल्ली में थे, मध्य प्रदेश में आए तो ये तो 2 दिन में चले जाएंगे, फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद फिर उन्होंने काम किया, खरीद फरोख्त कर सरकार गिर गई, फिर उसके बाद ये दिल्ली चले जाएंगे। मतलब कमलनाथ जी को व्यक्तिगत टारगेट करना, तो ये उनको इसलिए व्यक्तिगत टारगेट करते हैं क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब तक कमलनाथ जी है तो भारतीय जनता पार्टी को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री थे, जनता के विकास से जुड़े हुए लगातार काम कर रहे थे, और इन्हें पता था कि कमलनाथ जी यदि 5 साल मुख्यमंत्री रह लिए तो कमलनाथ जी को फिर 25 साल तक हटाया नहीं जा सकता है। तो सीधा सा मेरा मतलब यही है कि राजनीति करो तो सकारात्मक सोच के साथ करो, सकारात्मक नियत के साथ करो। लेकिन राम पांडे जी, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो नदारत हैं। कुछ अब देखा जा रहा है कुछ दिनों से कि दिग्विजय सिंह वर्सेस भाजपा, जो इसी एक ही नेता दिखते हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बाकी जो बड़े नेता है वो कहाँ नदारत हैं? नहीं, वो देखिए, आप फिर कहेंगे कि मीडिया को दोष दे दिया। मीडिया जाते ही नहीं है और नेताओं के पास इंटरव्यू लेने के लिए। सब नेता अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अरुण यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश में उनकी पकड़ है। अभी ये फोकस वो निमाड़ पर ज्यादा कर रहे हैं। जीतू पटवारी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इंदौर पर है उनका फोकस। अजय सिंह जी हैं, उनका फोकस विंध्य में है। ग्वालियर की हम बात करें तो यहाँ गोविंद सिंह जी हैं। मुरैना की बात करें तो रामनिवास रावत जी है। हर नेता अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का 100% क्षमता के साथ लगा हुआ है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, जो भी नेता आपको नदारत दिखाई देता है, आप उसका इंटरव्यू लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वो अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं के लिए क्या काम कर रहे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, रोजगार हो, या वो विधायक है तो अपनी व्यक्तिगत प्रयासों से वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। पंकज जी, वर्तमान परिदृश्य को देखें तो भविष्य में किस रूप में देखते हैं कि बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है, कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? दोनों की तुलना भी करें हम तो किस दल के लिए 2023 चुनाव इम्पोर्टेंट और बेहतर होगा? देखिए जैसे जी, जो मुद्दे आज हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हित में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जितना अस्वस्थ है इन मुद्दों को लेकर शायद उतना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि
कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, लेकिन इतना अच्छा विपक्ष की भूमिका शायद निभा नहीं पा रही, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरी वजह गलत। क्या है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर एक मजबूत कैडर है, जो आज जिस तरह से एक बड़ा संगठन बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का, जो शायद आज से जब 50 साल पहले कांग्रेस का संगठन हुआ करता था, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। तो आज इतना मजबूत संगठन है, एक एक बूथ पे वो लोग मेहनत कर रहे हैं, एक वोटर मतदाता पे वो मेहनत कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उसको थोड़ा सा फाइट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना राह आसान नहीं है शायद, और शायद भारतीय जनता पार्टी भी इसलिए ये बात को अच्छे से जानती है। और जो हमारे राम पांडे जी बोल रहे हैं, ये मैं एक बार फिर याद दिला दूँ कि आपके आंदोलन से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी परेशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ाने वाली हैं। तो उन रिपोर्ट्स के बाद ही जो कुछ निर्णय राहत देने वाले जो लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश चुनाव, बड़ा चुनाव आने वाला है, तो एक सिंबॉलिक रूप से उत्तर प्रदेश चुनाव वैसे ही बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए बड़ा माना जाता है। तो इसीलिए जो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई जो एक बड़ा मुद्दा है, उसको कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से राहत देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मतलब जो आम आदमी से सीधा जुड़ा है, और आम आदमी से पेट्रोल डीजल तो पूरे, लेकिन कांग्रेस ने आप हृदय जी, आप भी स्वीकार करेंगे इस बात को कि कांग्रेस ने अपेक्षाकृत जैसा विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, वैसे पहले भी नहीं निभाई, अभी भी नहीं निभा रही। वजह कुछ भी हो, राम पांडे से हम शायद मेरी बात से सहमत नहीं दिख रहे, लेकिन सच जो है वो ऐसा ही है, मेरा मानना है। और बाकी कैडर वाइज मुकाबला आज भी कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल बात है। गिर जी, आप भी लगातार दावे करते हैं कि हमने विकास किया है, काम किया, उस काम के दम पर सरकार द्वारा दावा भी करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन बाद में जो सर्वे निकल कर आता है उसमें यह है कि बीजेपी का वोट बैंक कहीं ना खिसकता दिख रहा है। अरे क्या वजह, क्यों खिसक रहा है वोट बैंक आपका? नहीं, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है। और बीजेपी जरूर, वोट्स में क्या होता है, हार जीत महत्वपूर्ण होती है। ये जो आंकड़े हैं बहुत ज्यादा मायने इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अपने कार्यों के दम पर इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। और जैसे अभी हम बात करें कांग्रेस के टाइम की, तो कांग्रेस के समय पर अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो केवल 7 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज देखिए 19 हैं। आप महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा के विषय में भी जब इनकी सरकार आई तो बड़े बड़े ढींगे मारने वाले कांग्रेस के नेता ही जो थे, वो किस प्रकार के दुष्कर्म करते हुए पकड़े गए हैं, ये कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, ये जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास के लिए कार्य करती है। आप सीधा देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है, माननीय मोदी जी किस प्रकार से सीधा संवाद करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह जी। सवाल तो आखिर वही है ना, यदि आप काम का दावा करते हैं, काम अच्छा किया है, तो आखिर वोट बैंक क्यों खसक रहा है आपका? क्योंकि उपचुनाव के नतीजे देखे हैं हम सब। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अब बढ़ के आएंगे, क्योंकि कोरोना था एक बहुत महत्वपूर्ण कारण, जिसके कारण से कई बार जनता को बरगलाने में ये लोग सफल हो रहे थे। अब कार्य जो है वो दिखेंगे और बेहतर रूप से दिखेंगे। और हमारा जो मैंने आपको बताया ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सीधा संवाद करते हैं, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से वो चीज सभी लोग देखते हैं, तो एक किसान और एक बड़ा कोई उद्योगपति हो, डायरेक्ट जब वो आदमी मुख्यमंत्री तक के अप्रोच कर पाएगा, तो आप मानिए कि जन आधार हमारे पास बहुत मजबूत है। और हमारी जो सरकार है वो धरातल पे कार्य करने वाली सरकार है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो जमीनी स्तर पे कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ थे तो इशारा करते थे कि बहुत हो गया, टाइम नहीं है मेरे पास में, चलो चलो। ये वो चलो चलो वाली सरकार नहीं जिसने इनको ही चला दिया। और ये जी, एक सवाल और मेरा ये था आपसे कि जिस तरीके से लगातार बातें होती है, लेकिन अभी तक निगम मंडल और जो बोर्ड के जो पद थे वो खाली पड़े हुए, चेयरमैन नहीं बनाए। सत्ता संगठन में तालमेल होना चाहिए बेहतर तरीके से, आखिर क्या वजह है, क्यों घोषणा रोकी हुई है? ये देखिए, संगठन का विषय है, ये सरकार का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। समय आने पे उनकी सबकी भी जो है नीतियां अवश्य हो जाएंगी और शीघ्र ही होंगी, क्योंकि अब कोरोना कहीं ना कहीं भारत से ही भाग रहा है। तो इस रूप में भी आप देखेंगे तो जल्दी सारे काम सुचारू रूप से हो जाएंगे। राम पांडे जी, तो बीजेपी के अंदर कहीं डर दिख रहा है कि निगम मंडल खाली पड़े हुए हैं, पद नियुक्ति नहीं हो रही है, अधिकार लगातार दबाव बनाया जा रहा है, सिंधिया समर्थक भी लगातार दबाव बना के रख रहे हैं कि उनको नियुक्ति में मिले, निगम मंडल में पद मिले। आखिर क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ग्वालियर के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जो सिंधिया समर्थक नहीं है, उन्होंने अभी भाजपा की मीटिंग में कहा है कि हमारा तो राजनीतिक भविष्य ग्वालियर चंबल संभाग में अस्थिर हो गया है। मतलब हम 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि आगे भी हमें पार्टी में इज्जत और सम्मान मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में ग्वालियर चंबल संभाग के विधायक कह चुके हैं। और जहां तक ये संवाद की बात करते हैं, और आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है।
एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेने का मतलब है कि संवाद तो इनकी तरफ से टोटल खत्म हो चुका है। संवाद पर इनके यहाँ कोई बातचीत नहीं होती है। और मैं आपको बार बार वही बात करूंगा कि परिणाम क्या दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। चलो मैंने बात ज्यादा मान ली कि मीटिंग ज्यादा करते हैं, संगठन पर ध्यान देते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, शिवराज सिंह संवाद करते हैं, उसका परिणाम क्या निकला है? परिणाम तो आज मध्य प्रदेश भुखमरी और बेरोजगारी नंबर 1 है। वही आप काम कर रहे हैं तो फिर हम मध्य प्रदेश भुखमरी बेरोजगारी और कुपोषण में नंबर 1 क्यों है? नंबर 1 इसीलिए क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं। काम करते तो निवेश आता, उद्योग धंधे पनपते, लोगों को नौकरी मिलती, व्यापार बढ़ता, अर्थव्यवस्था दूर होती। अर्थव्यवस्था जब दूर होती तो फिर ये कुपोषण, गरीबी और भुखमरी जैसी समस्या नहीं होती। जब मध्य प्रदेश कुपोषण, बेरोजगारी, भुखमरी में नंबर 1 पर है, इसका मतलब ही है कि कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, केवल बातें हो रही हैं, झूठी घोषणाएं हो रही हैं। अभी कमिश्नर प्रणाली देख लो, ये तीसरी बार घोषणा हुई है। 10-12 साल से कमिश्नर प्रणाली का चल रहा है। अब तक तो कमिश्नर प्रणाली लागू हो जानी चाहिए थी। और कमिश्नर प्रणाली से कुछ नहीं होता है, बयान होता है आपकी नीयत। वही वहां का मुंबई का कमिश्नर फरार चल रहा है। बात होता है कि आपकी संगठन में कितनी पकड़ है और आप जो घोषणाएं करते हैं उसका पालन क्या है। कमलनाथ जी और शिवराज जी की जो तुलना करेंगे, बस मेन अंतर यही है, कमलनाथ जी ने यदि आज घोषणा कर दी है तो कल से काम शुरू हो जाता है, और शिवराज जी यदि घोषणा करते हैं तो पता नहीं 15 साल बाद भी शुरू होगा काम या नहीं होगा, 5 साल बाद ही शुरू होगा या नहीं होगा। एक जो इच्छा शक्ति है वो कमलनाथ जी की जबरदस्त है। तुरंत निर्णय लेना, तुरंत घोषणा करना, तुरंत काम करना। अब आप बताइए, मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में बातें चल रही थी 15 साल से, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, मेट्रो जैसा परियोजना उन्होंने भोपाल और इंदौर में शुरू कर दी। गौ माता की हम बात करते हैं, गौ माता उन्होंने 1000 गौशालाओं का निर्माण कार्य उन्होंने मात्र 11.5 महीने में कर दिया। हम कहते हैं किसानों को राहत देने के बाद उन्होंने किसानों का बिजली का बिल आधा कर दिया। हम कहते हैं जनता को राहत देने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि हाँ 100 रुपए में भी बिजली दी जा सकती है। तो उन्होंने कहा निवेश की बात, उद्योग धंधे, निवेश के लिए लोग आने लगे थे। निवेश क्यों आता है? यदि हमारे प्रदेश के अंदर एक अच्छा वातावरण हो, अच्छा माहौल हो, अपराध कम हो, दुष्कर्म कम हो, घोटाले कम हो, माफिया कम हो, तो निवेश आएगा। और कमलनाथ जी ने आते ही सबसे ज्यादा फोकस इसी पर किया था। उन्होंने माफियाओं और अपराधियों पर नकेल डाली थी। इसके कारण उद्योगपतियों का विश्वास बढ़ा तो उद्योगपति मध्य प्रदेश में आने लगे। जब आते हैं तो फिर उससे रोजगार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है और नौकरियां मिलती हैं और थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़ती है। तो यदि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो उस महंगाई का भी असर नहीं होता है। अब ये महंगाई से जनता क्यों त्रस्त हो रही है? क्योंकि महंगाई तो बुलेट ट्रेन की तरह से बढ़ रही है और जो हमारी आमदनी है वो पैसेंजर की तरह से भी नहीं बढ़ रही है, इसलिए महंगाई का असर ज्यादा होता है। महंगाई तो पहले भी बढ़ती थी, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ती थी उससे डबल आमदनी बढ़ती थी, इसलिए महंगाई से जनता पहले से त्रस्त नहीं होती थी। अब हाल क्या है? अब आप सोचिए कि लोग सिलेंडर को साइड में रख के और लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां सेक रहे हैं। और शिवराज जी अभी चुनाव में गए थे तो शिवराज जी स्वयं चूल्हे की रोटी पर बैठकर खा रहे हैं और गैस का सिलेंडर अलग रखा हुआ है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें चुनावी मोड से निकलकर इस मोड पर आना चाहिए, चाहे हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, कि हम जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं और जनता को हम परिणाम क्या दे रहे हैं, हम ठोस बातें क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि ये नेम प्लेट हटाकर उसकी कर दी, कभी कमलापति की नेम प्लेट लगा दी, कभी टंट्या भील की नेम प्लेट लगा दी। वही वो इतने महाल हो गए, उनको हमने भगवान का पद दिया है तो उनके लिए आप एयरपोर्ट बनाइए, फिर उसका नाम रखिए, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाइए, फिर उनका नाम रखिए। जितने भी महान लोग हैं, चाहे हरि सिंह गौर जी हो, हमने सागर भी यूनिवर्सिटी बनाई, बिरसा मुंडा जी हो, हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई, हमने उनके नाम पर एयरपोर्ट बनाया। तो जो महान लोग हैं पहले उनके लिए बनाओ। अब आपने तो क्या किया, गुजरात में स्टेडियम बना दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्टेडियम था, उसका नाम हटा के भी आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। तो नाम बदलने से विकास नहीं होता है। यदि आपको कुछ करना है कीजिए, आप दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रखिए, किसी का भी नाम रखिए, लेकिन यह विकास नहीं होता है कि कांग्रेस ने जो काम किया है उस काम पर आप अपनी नेम प्लेट लगा दें। ठीक है, नंबर नहीं जाते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से जो चुनाव का जो समर चालू हो चुका है, बीजेपी लगातार दावे करती है, बैठकें लगातार चिंतन मंथन हो रहा है, ठीक है, निगम मंडल
के पद नहीं भरे, एकदम से बीजेपी को नया कर दिया, पूरे युवाओं की टीम एक तैयार हो गई है, फौज तैयार हो गई है, वरिष्ठ को दरकिनार किया जा रहा है। तो वरिष्ठ युवाओं के बीच तालमेल का अभाव कहीं देखा जा रहा है। देखिए, राजनीति में वरिष्ठों और युवाओं का देखिए विरोधाभास कोई नई बात नहीं है जी। अभी जिस राजनीति जिस दौर में गुजर रही है, तो शायद दोनों दल इस बात से सहमत हैं, या हर देश का हर राजनीतिक दल ये मानता है कि अब जो देश में जिस तरह से युवाओं की, पढ़ी लिखी युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, तो उनकी बात को समझने और समझाने के लिए कहीं ना कहीं पार्टियों में भी युवाओं का नेतृत्व आगे आना चाहिए। और राजनीतिक दलों में भी देखिए, जो पहले के जो युवा नेता थे और आज के जो युवा नेता थे, उनमें बहुत अंतर है। पहले के युवा नेता सिर्फ शायद रैलियों पे ज़्यादा विश्वास करने वाले आते थे या भीड़ बढ़ाने वाले होते थे, लेकिन आज का जो युवा है स्मार्ट है, वो स्मार्ट वर्किंग जानता है, वो चीज़ों को शायद दुनिया को ग्लोबल तरीके से, बेहतर तरीके से जानता है। तो कहीं ना कहीं दलों को भी इस बात की आवश्यकता महसूस आ रही है कि ऐसे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और युवा आज दूसरे युवा की बात शायद ज़्यादा आसानी से सुनता है और सुन पाएंगे। हर जगह एक करिश्माई नेता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। और दल में देखिए, युवाओं का आज कहा जा रहा है, युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो हर कोई चाहता है युवाओं की संख्या लगातार बढ़े। और मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि जैसे अभी हमारे राम पांडे ने पिछली बार भी कहा था कि विकास कार्यों से, जो सिर्फ अकेले विकास कार्यों से नहीं जीते जाते चुनाव, तो ये बहुत पहले और भी बड़े नेताओं ने इस पर बड़ी बहस की है कि चुनाव जीते कैसे जाते हैं। लेकिन देखिए, चुनाव के लिए दोनों चीजें करनी। अगर ठीक है, विकास कार्य से कई लोग हार गए, अच्छा काम करके भी लोग चुनाव हार गए, कई इस बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत अच्छा काम किया क्षेत्र में उन लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो जाति के समीकरण के शिकार हो गए, या उसका समीकरण जो बन गए, प्रत्याशी जो उम्मीदवार मैदान में आए, ऐसा देखने में आए उनके शिकार हो गए, उस चक्रव्यूह में फंस गए। तो ऐसा होता है कई बार कि जब आप विकास बहुत अच्छा करते हैं फिर भी आप चुनाव नहीं जीतते। ये कहना ये भी सही है कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों का महत्व बहुत ज्यादा है और एक लहर चलती है। भारत के जो इतिहास रहा है चुनाव का, उसमें तत्कालीन मुद्दों को ज्यादा महत्व देखा गया है। जो ठीक है गीत जी, जिस तरीके से युवाओं को तरजीह मिल रही है लेकिन वरिष्ठों को दरकिनार किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? गीत जी, म्यूट है माइक आपका। नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है हृदय जी कि किसी भी प्रकार से किसी वरिष्ठ को दरकिनार किया जा रहा है, बल्कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन के साथ ही सारा कार्य किया जा रहा है। किसी भी हमारे संगठन के विभाग, मोर्चे, प्रकोष्ठ में देख लीजिए, ऐसा नहीं है। हाँ, नए लोगों की नियुक्ति, अगर कार्य प्रणाली जो है वो उसको और तेज गति से लाना है तो वरिष्ठों के साथ में नई टीम का भी जो है जुड़ना जरूरी है। या कांग्रेस की तरह जो है वो काम नहीं किया जाता था, जैसे इन लोगों ने झूठ बोला था किसानों के कर्ज माफी की। अगर आप बात ले लें, यहाँ तो किसानों के कर्ज माफी को लेकर इन लोगों ने 700 करोड़ रुपए का जो राशि थी उसको आईफा करवाने के लिए जोड़ दी थी। तो यहाँ संगठन में भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जैसे सरकार के साथ में तालमेल। किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने किसी भी कार्यकर्ता को, भले ही वो एक छोटा सा कार्यकर्ता हो बूथ स्तर का, भले ही वो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हो प्रदेश का या राष्ट्र का, उसको किसी भी प्रकार से कभी भी ना दरकिनार किया गया है ना किया जाएगा। उसकी सेवाएं जहाँ जिस प्रकार से पार्टी को लगती है उस प्रकार से पार्टी लेती रहती है। तभी तो हमारी पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि भारतीय जनता पार्टी तभी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है, क्योंकि यहाँ जनता का साथ, जनता का विकास और जनता का प्रयास और सबका विश्वास के साथ में कार्य किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ गीत जी, आप बात कह रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कल का बीजेपी कार्यालय के अंदर जहाँ कैलाश जी की प्रथम द्वितीय पुण्यतिथि थी, उनके बेटे दीपक जोशी खुद नजर थे, वो खुद वहाँ नहीं पहुंचे। कोई नाराज चल रहा है, इनको पद नहीं मिला, सम्मान नहीं मिल रहा है। जो वरिष्ठ हैं, नेता हैं, मंत्री रहे आप, उनको आज तवज्जो नहीं मिल रहा है। अरे जी, आप तो खुद स्वयं अध्ययनशील व्यक्ति हैं। आपने अध्ययन किया होगा उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके। उनके कार्यक्रम हाट पेपलिया में थे, फिर उनके कार्यक्रम देवास थे, जो यहाँ पर समय तय किया गया था। पहले वो किसी कारण से लेट आ पाए, परंतु उनके पोते दीपक विजयवर्गीय जी के पुत्र यहाँ पर उपस्थित थे और वो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। दीपक जोशी जी के जो पुत्र हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। दीपक जोशी जी देवास से ही लेट चले थे, इसलिए वो लेट आए थे। और अगर आपको ध्यान हो तो फोटो उनकी और जो पूरा कार्यक्रम था वो जब तक के वो पहुंचे नहीं थे तब तक के रहा। ऐसी कोई भी बात पार्टी में है ही नहीं। हमारी पार्टी, मैंने आपको बार बार बताया कि संगठन जो है हमारी पार्टी का बहुत मजबूत है। हम लोग परिवार के रूप में हैं और कभी ऐसी कोई बात ना आई है ना आएगी। हाँ, कई बार जैसे आपकी भी गलती नहीं है, मन में सवाल उठते हैं और सवाल पूछने से ही वो सवालों का जब जवाब मिल जाता है तो जनता के बीच में वो जो कई बार ऐसी बातें चली जाती हैं वो भी जो है दूर हो जाती हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ।
राम पांडे जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कहना है गीत जी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी में संगठन में जो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, तालमेल का अभाव तो दिखता है फिर भी? देखिए, इनके लिए सत्ता सर्वोपरि। दीपक जोशी जी 8 पिपलिया से हैं, कांग्रेस के एक युवा विधायक वहां चले गए थे। कैसे गए थे वो पर हम कई बार बात कर चुके हैं, मनोज चौधरी जी, ठीक है। अब दीपक जी जोशी जी का भविष्य वहां खत्म हो चुका है। अब बताइए, मनोज चौधरी को टिकट मिलना था या दीपक जोशी को? दीपक जोशी सीनियर, भारतीय जनता पार्टी में 50 साल से, मनोज जोशी एक दिन पहले गए और उनको आपने टिकट दे दिया। तो ये टीवी पर तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, ठीक है। जब इनकी पार्टी में चले जाते हैं तो फिर उन्हीं नेताओं को ये अपने सर पर बिठा लेते हैं, और जो इनके स्वयं के नेता हैं 25-50 साल से जो पार्टी में काम करते हैं उनको वो अपमानित करते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि संगठन में नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, वही जो इधर से बिकाऊ लोग गए हैं उन्होंने, उनकी शर्त है कि हमें तो आपको देना पड़ेगा। संगठन में जो नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं उसका कारण वही है, जो कांग्रेस के लोग हैं उनका अधिकार पहले है, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल लोग हैं जो 25-50 साल से काम कर रहे हैं उनका अधिकार बाद में है। तो कांग्रेस से जो गए हैं, भले ही चुनाव हार गए हैं, पहले उनको पद दिया जाएगा, बाद में जो रूखा सूखा झूठा कांग्रेसियों का जो बचेगा वो इनको दिया जाएगा। तो इसलिए जो कांग्रेस को बस ऊपर गालियां दे सकते हैं, और जैसा कि आपने बताया था कि आरएसएस का सर्वे और भारतीय जनता पार्टी का सर्वे कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी से हालत खराब है। अब वही यही बात तो हम कहते हैं, वही इनका खुद का सर्वे कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, तो हमें तो ये जवाब दे देते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अब कुछ नहीं तो अपने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे को तो मान लें कि आपके कुशासन के कारण, आपकी गलत नीतियों के कारण जनता परेशान है। अब होगा क्या, वो कोई नया जुमला छोड़ा जाएगा? कैसे हो रही है गीत जी? एक और विषय यहाँ पे आता है कि आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने पंचायत चुनाव घोषित कर चुके हैं, चुनाव होने, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव पेंडिंग, क्यों नहीं करवाते आप? लेकिन निर्वाचन आयोग जो है जारी कर शीघ्र जो है तारीख आनी चाहिए, इसके लिए तो वो स्वतंत्र संस्था है। पंकज जी, चुनाव हारने जीतने की बात की है अभी, करवाना चाहिए, समय पर नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव हार जीत की मैं थोड़ा सा इनको बता दूं, यदि आपकी परमिशन हो तो। अभी परिणाम आए पूरे देश के, 29 विधानसभा में से 8 कांग्रेस जीती है, 7 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 3 लोकसभा में से 1 कांग्रेस जीती है, 1 भारतीय जनता पार्टी है। ये देश का मूड है, तो कहां से आप जीत गए? ठीक है, और आप बताइए 2-4 प्रदेशों में आपकी सरकार है, बाकी जगह तो आपने या तो खरीद फरोख्त बनाई है या आपके गठबंधन की सरकार है। ठीक है, जितनी प्रदेशों में आपकी सरकार है, एक आध 2 प्रदेश में कम ज्यादा हमारी है। और फिर आप अभी 4 दिन से चुनाव जीतने लगे हो, अब तो 70 साल से चुनाव जीत रहे हैं। आप 4 दिन से चुनाव जीतने पर आपको घमंड आ गया, हम 70 साल से चुनाव जीत रहे थे और हम तो फिर भी शांत थे। हमने तो कभी घमंड नहीं किया, हमने तो कभी नहीं कहा कि 70 साल से चुनाव हम जीत रहे हैं। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम 70 साल से चुनाव जीत रहे थे, हमने कभी अहंकार और घमंड नहीं पाला। ये 7 साल से तो चुनाव जीते हैं, ये हर बात को ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। भाई चुनाव जीतने थोड़ी होता है कि आप अहंकारी और घमंडी हो जाओ, चुनाव जीतने का मतलब होता है कि आप और ज्यादा विनम्र हो जाओ और ज्यादा मन से आप काम करो और सबका विश्वास। नहीं, आपने कहा ना ब्राह्मण बनिए जेब में है, बिल्कुल नहीं कहा। तो इसका मतलब ये ब्राह्मण बनिए के अलावा आपने किसी पर ध्यान नहीं दिया, और अब उनको भी आप अपमानित कर रहे हैं। सिर्फ एक षड्यंत्र है। नहीं, ये आपके प्रभारी मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव, मुरलीधर राव मध्य प्रदेश के प्रभारी है, आप उनको तो झूठा साबित मत कीजिए। मुरलीधर प्रभार, आपके प्रभारी को आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने प्रभारी को झूठा बोल रहे हैं, आप अपने प्रभारी को झूठा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मण बनिए जेब में है, पहले आपके शिवराज जी ने कहा माई के लाल को हम उनके दिखा देंगे, माई के लाल का कहकर उन्होंने गालियां दी थी पहले शिवराज जी ने। शिवराज जी का क्या हश्र हुआ, माई का लाल कहकर आपने गालियां दी थी, अब ब्राह्मण बनिए जेब में है, अब आप ये बोलकर गालियां दे रहे हैं। कोई आपको वोट दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गाली खाने के लिए। पहले माई का लाल बोलकर आपने गाली दी, अब ब्राह्मण बनिए जेब में है ये बोलकर आप गालियां दे रहे हैं। भाई किसी कोई आपको वोट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपमानित करें।
देखिए पंकज जी। दोनों लोग निश्चित तौर पे दोनों राजनीतिक दल इस बात तो सहमत नहीं होंगे कि दोनों के मुद्दे और तैयारियां कैसी हैं, लेकिन ये तय है कि पंचायत चुनाव को, जैसे आपने सवाल पूछा था कि पंचायत चुनाव को लेके ये लगातार टालने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अब जिसमें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव तो बहुत ज़्यादा नहीं टाले जा सकते हैं। लेकिन देखिए इस पंचायत चुनाव का परिणाम विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा, एक माहौल बनना शुरू हो जाएगा जो किसके पक्ष में जाता है, विपक्ष में जाता है, अलग मुद्दा है हृदय जी। लेकिन ये है कि पंचायत चुनाव के बाद जो एक गाँव जो लहर चलेगी जो एक पार्टी की, वो उसका सीधा असर आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से बात चल रही है कि चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, तमाम दल इसमें आगे आगे काम कर रहे हैं, तो ये जी चुनाव तो कराने चाहिए वैसे आपको। मैंने आपको बोला ना, जो आदेश हो मिलेगा माननीय न्यायालय का, उसको पूर्ण करेगी हमारी पार्टी। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ तिथि निर्धारित होने की बात है, तो तिथि बहुत शीघ्र आपके पास आ जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, गीत जी, राम पांडे जी, पंकज जी, तीनों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि समय का अभाव है। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का जिस तरीके से चल रहा है, लगातार के हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि 2 साल बाद मध्य प्रदेश में 23 और 24 का चुनाव होना है। अब चुनाव के पहले बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दल अपने अपने तरीके से तैयारी करती हैं, चाहे बात आदिवासी वर्ग की हो, चाहे बात ओबीसी वर्ग की हो, तमाम दल जो है उनको साधने की कोशिश में जुट गए हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे इजाज़त, नमस्कार।